नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, कल हमने आरोह पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब पढ़ा था, उसका वाचन किया था और वाचन के साथ साथ हर गद्यांश को समझा भी था। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो लेखक के ऐसा कहने के कारण इस प्रकार है। पश्चिम में बार बार चार्लिन का समय लौटता हुआ दिखाई देता है। चार्ली की अभिनय कला की इतनी परतें हैं कि फिल्म समीक्षा को भी अपने नए मानदंड बनाने के लिए विवश होना पड़ेगा। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, निरंतर नया दर्शक वर्ग चार्ली की फिल्मों को देखने के लिए तैयार होता रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में और इस्तेमाल में न लाई गई रीलें प्राप्त हुई हैं, जिनके बारे में अब तक लोगों को पता न था। इन पर भी चर्चा होगी। तो इसका उत्तर हम ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे बिंदुओं में भी लिख सकते हैं। तो टेलीविज़न का प्रचार प्रसार समय के अनुसार बढ़ने से नया दर्शक वर्ग पैदा होगा जो चार्ली को देखेगा। और चार्ली की बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिनकी रीलें अभी प्राप्त हुई हैं और जिनको प्रदर्शित नहीं किया गया। तो अगर उनको दिखाने लगेंगे तो चार्ली के बारे में आने वाले 50 वर्षों तक और बहुत कुछ कहा जाएगा और नए ढंग से, नए तरीके से। अगला प्रश्न है, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? तो बच्चों, इसका जब हम पाठ का वाचन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि चार्ली ने अपनी फिल्मों को आम आदमी से जोड़ा। इससे पहले जो भी फिल्में प्रदर्शित होती थी किसी खास वर्ग के लोगों के लिए, खास वर्ण के लोगों के लिए, हर वर्ग या वर्ण के लोगों के लिए नहीं होती थी। लेकिन चार्ली की फिल्में आम इंसान से जुड़ी हैं और हर वर्ग का व्यक्ति चार्ली को देखता है। उसमें समय, भूगोल या देश विदेश या संस्कृति किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है फिल्म कला को आम जनता के सरोकारों से जोड़ना। वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का आशय है समाज में प्रचलित अमीर गरीब, वर्ण, जाति और धर्म के भेदभाव से परे रहकर कला का सृजन करना। चार्ली ने फिल्म दर्शकों को वर्ग और वर्ण व्यवस्थावादी दृष्टि से देखने की परंपरा को तोड़ा है। इससे पहले लोग जाति, धर्म, समूह या वर्ण के लिए फिल्म बनाते थे। कुछ कलात्मक फिल्में भी बनती थी जिनका खास दर्शक वर्ग होता था, परंतु चार्ली ने ऐसी फिल्में बनाई जिनको देखकर आम आदमी उससे अपना रिश्ता जोड़ सके और आनंद भी अनुभव कर सके। इसलिए हम प्रश्नकर्ता से सहमत हैं। चार्ली ने अपनी फिल्मों में आम आदमी को स्थान दिया, इसलिए उनकी फिल्मों ने समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं को लांघकर सार्वभौमिक लोकप्रियता हासिल की है। तो चार्ली ने यह सिद्ध कर दिया कि कला स्वतंत्र होती है, वह अपने सिद्धांत स्वयं बनाती है। तो जैसे हम इसमें एक उदाहरण भी दे सकते हैं कि जो लेखक ने दिया है पाठ में कि चार्ली की फिल्में पागल खाने के मरीज से लेकर आइंस्टाइन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी देखते हैं। तो चार्ली ने अपनी फिल्मों को लोकतांत्रिक बनाया है, वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। अगला प्रश्न है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? तो जहाँ से चार्ली की फिल्मों में जो
बात थी जो नायक का खुद पर हंसना और दूसरों को भी अपने ऊपर हंसने देना, तो ये परंपरा भारत में जब से शुरू हुई, उसी को चार्ली का भारतीयकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि राज कपूर की आवारा और श्री 420 से ये परंपरा शुरू हुई थी। तो हम यही इसके उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म आवारा को कहा है, क्योंकि इसी फिल्म में पहली बार राज कपूर ने फिल्म के नायक को लोगों की दृष्टि में परिहास का पात्र बनाया था। परिहास का मतलब हंसी का पात्र, कि वो नायक ऐसी हरकतें करता हुआ नज़र आता है कि फिल्म देखने वाले जो दर्शक हैं वो नायक पर हंसते भी हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ था, इससे पहले भारतीय फिल्मों में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमारा नायक सर्वगुण संपन्न होता था। लेकिन आवारा फिल्म से ये शुरू हो गया, तो इसीलिए ये चार्ली का भारतीयकरण है। और जब प्रश्न पूछा जाएगा क्यों कहा गया, तो उत्तर होगा इस फिल्म के बाद से भारतीय फिल्मों में चार्ली की तरह ही नायक नायिकाओं की खुद पर हंस सकने वाली फिल्मों की परंपरा आरंभ हुई। तो जो कॉमेडी फिल्में जिसमें नायक कॉमेडी करता हुआ नज़र आता है, तो ये परंपरा तभी से शुरू हुई है। और आज तो ऐसी काफ़ी फिल्में हैं जिसमें नायक को झाड़ुओं से पिटता हुआ भी दिखाया जाता है। तो गांधी जी और नेहरू जी इस कारण वे चार्ली का सानिध्य चाहते थे, क्योंकि वे चार्ली की तरह ही विश्व मानव थे, सीमाओं से परे और मनुष्यता से अटूट प्रेम करने वाले, आम आदमी के साथ जुड़ाव रखने वाले। और हम इसमें लिख सकते हैं कि वो भी चार्ली की इस कला से बहुत प्रभावित थे, खुद पर हंसने की कला से। तो इसलिए वो उनका सानिध्य चाहते थे। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकर माना है? श्रेष्ठकर मतलब किसे ज़्यादा बढ़कर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों? तो लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेष्ठकर माना है। इसका कारण यह है कि किसी भी कलाकृति में एक साथ कई रसों के आ जाने से कला अधिक समृद्धशाली और रुचिकर हो जाती है। तो उदाहरण स्वरूप किसी चोर का चोरी के उद्देश्य से घर में घुसना, तो जब वो घर में घुसता है तो चोर के मन में क्या होता है? डर होता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। तो वहाँ पे भी एक रस हो गया, भयानक रस, क्योंकि भय है, गुस्से में डरना। फिर कमरे में सोई किसी युवती के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाना, श्रृंगार रस हो जाता है। और किसी आहट को पाकर खिड़की से कूद जाना, वीर रस हो गया। कई रसों की एक साथ सृष्टि करता है, तो बहुत सारे रस भी एक साथ आ जाते हैं, तो उससे भी जो कलाकृति है वो अधिक समृद्धिशाली हो जाती है। तो रस को श्रेष्ठकर माना है। प्रश्न संख्या 5, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? जद्दोजहद मतलब संघर्ष जो हुआ उनके जीवन में। वो चार्ली का बचपन संघर्षों में बीता था। पिता से अलगाव, परित्यक्ता माँ, एक बार फिर से बता दें, परित्यक्ता माँ मतलब जिस स्त्री को छोड़ दिया गया हो पति के द्वारा। तो परित्यक्ता माँ, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, दरिद्रता मतलब गरीबी, और माँ का पागलपन की बीमारी से संघर्ष करना उसके जीवन को दुखपूर्ण बनाती रही। इसके अलावा साम्राज्य, पूंजीवाद तथा सामंतशाही के दुष्प्रभाव से मगरूर समाज द्वारा अपमानित किया जाना, ठुकराया जाना जैसे जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को एक घुमंतु चरित्र बना दिया था। मतलब एक तो माँ पागल हो गई है, घर में भयावह गरीबी है, उस गरीबी से संघर्ष, माँ के पागलपन से संघर्ष, उसके बाद आसपास का समाज जो पूंजीवादी समाज कहलाता है, सामंतवादी समाज कहलाता है, उसने भी ठोकरें इसको दी, तो अपमानित किया। तो इन सब में चार्ली के व्यक्तित्व में एक ऐसे निखार आया, जीवन से ऐसे गंभीर अनुभव मिले जिसने उसके व्यक्तित्व को और अधिक संपन्न बना दिया था। उन्होंने बड़े माने जाने
वाले लोगों की असली सच्चाई को अपनी आँखों से देखा और उसे अनुभूत करके अपनी फिल्मों में उनका चित्रण करके उन पर हंसने का अवसर आम आदमी को मुहैया करवाया। तो ऐसे चार्ली का व्यक्तित्व जो है वो संपन्न बना। अगला प्रश्न है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता, मतलब हमारे घेरे में वो क्यों नहीं आता। तो इसका जवाब क्या है कि जैसे चार्ली की फिल्मों में हास्य और करुण रस दोनों एक साथ दिखाई देते हैं और हमारा जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है उसमें क्या होता है कि हास्य और करुण रस दोनों को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। क्योंकि हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है कि किसी के दुख में हम हंसते नहीं हैं और किसी के हंसने में हम रोते नहीं हैं। तो इसलिए जो हमारा सौंदर्य शास्त्र का बना है, कला के सिद्धांत बने हैं, उनमें इन दोनों रसों का एक साथ आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में इसलिए नहीं आता क्योंकि भारतीय कला में रसों की महत्ता तो है, परंतु करुण रस के साथ हास्य रस का सामंजस्य करना भारतीय कला परंपरा में नहीं है। सामंजस्य मतलब इन दोनों को एक साथ मिलाना, करुण के बाद हास्य, हास्य के बाद करुण, एकदम करुण रस चल रहा और एकदम हास्य रस में वो परिवर्तित हो गया, या हास्य रस चल रहा है एकदम वो करुण रस में परिवर्तित हो गया। तो हमारे कला परंपरा में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हास्य को करुणा में नहीं बदला जाता। रामायण और महाभारत में जो हास्य है वो दूसरों पर है और दूसरों के दुख से प्रेरित है। संस्कृत के नाटकों में जो विदूषक पात्र रचा गया है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ तो अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं पाया जाता। तो हमारी संस्कृति में हमारे भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ये दोनों रस एक साथ नहीं आते। अगला प्रश्न है, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है। तो हम पता है चार्ली जब अपने आप को गर्व से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ, सबसे सफल व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जब वो समझता है और उसके अगले ही पल उसकी सारी हवा जो है वो सुई चुभे गुब्बारे की तरफ फूस जाती है, तब वो अपने आप पे सबसे ज़्यादा हंसता है। तो चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्नत, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्र से भी कठोर अथवा फूल से भी कोमल क्षण में प्रदर्शित करता है। मतलब जब हम ऐसा दिखावा करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में और हमें पता होता है कि वास्तविकता हमारी ऐसी है नहीं, तो जब चार्ली को भी जब ऐसा लगता है कि मैं फूल से भी कोमल, वज्र से भी ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा गर्व से भरा हुआ, और उसको जब अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है तो वो अपने आप पे सबसे ज़्यादा हंसता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुपरमैन नहीं हो सकता, हम सुपरमैन नहीं हो सकते, इसलिए हम सब चार्ली हैं, इसीलिए लेखक ने कहा है ऐसा। तो प्रश्न संख्या 8, आपके विचार से मूक और सवाक फिल्मों में से किसमें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है और क्यों। मूक फिल्में जिनमें भाषा नहीं, जिनमें आवाज़ नहीं होती, और सवाक फिल्में जिनमें आवाज़ होती है, बोलती फिल्में भी जिसको कहा जाता है। मेरे विचार से सवाक फिल्मों की तुलना में मूक फिल्मों में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सवाक फिल्मों में कलाकार अपने अभिनय के साथ संवादों का लाभ भी ले सकता है, अभिनय भी कर रहा है और साथ में बोल भी सकता है, तो हम वो क्या सोच रहा है तो हम वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन मूक फिल्मों में कलाकार को केवल अपने गहरे अभिनय और देह भाषा मतलब शारीरिक भाषा के सहारे ही सब कुछ अभिव्यक्त करना होता है अपने हाव भाव के द्वारा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। प्रश्न संख्या 9, चार्ली हमारी वास्तविकता है जबकि सुपरमैन स्वप्न,
आप इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं? तो मैं इन दोनों में अपने आप को चार्ली के करीब पाता हूँ, क्योंकि एक आम इंसान होने के कारण हमारी तकलीफ़ें सदा हमारे साथ होती है। उच्च कोटि के नायकत्व वाले स्वप्न देखकर भी हम असल ज़िंदगी में सदा बेचारे और लाचार ही रह जाते हैं। मतलब हम सुपरमैन नहीं हो सकते, हम इतने उच्च कोटि के नहीं हो सकते कि हमारी तकलीफ़ें हमारे साथ ही ना रहे। तो एक आम आदमी होने के नाते हमारी तकलीफ़ें हमारे साथ चलती हैं, तो हम चार्ली के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो यही प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण बनते हैं बच्चों। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन।